Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज हम कवर करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ था 3 मार्च से लेके 9 मार्च 2020 तक। यहाँ पर आपके टोटल 18 सेट्स जो हैं आपके यहाँ पर 18 सेट्स में पेपर लिया गया था। तो हमने अभी तक अपने 3 सेट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं स्टार्टिंग के, और आज हम कवर करेंगे अपना सेट नंबर 4। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं अपना आज का सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 4 मार्च शिफ्ट 1 को। ठीक है, 4 मार्च 2020 शिफ्ट 1 में आपका ये पेपर कंडक्ट हुआ था। क्लियर है? चलो, और ये जो आपके पेपर्स हैं इंग्लिश वाले अभी हम डिस्कस करने लग रहे हैं। इससे पहले आपके मैथमेटिक्स के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उन्हें जाकर के आप देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट आपको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया। और मैथ्स में तो मैंने उसमें आपको जो पेपर है उसको शिफ्ट वाइज तो कराया है ही सही, उसके अलावा टॉपिक वाइज भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इसके। ठीक है ना, टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगी कोई प्लेलिस्ट, एसएससी जीएल 2019 टॉपिक वाइज करके है। उसमें आपको ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको ज्योमेट्री के चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका ज्योमेट्री मैंने टॉपिक वाइज कर रही हूँ सारे के सारे पेपर से। आपको ट्रिगो का मिल जाएगा, एल्जेब्रा का मिल जाएगा, मेंसुरेशन का मिल जाएगा। ठीक है, जो अच्छे अच्छे टाइप के मतलब टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने अलग से करवा दिया है। ठीक है, तो वो जाकर के आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारी सीरीज चल रही हैं ऑलरेडी, आप जाकर के एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ पर स्टैटिक जीके के आपको टॉप 50 टॉपिक्स मिलेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके प्रीमियम कोर्स मिलेगा, और आपको टॉपिक वाइज भी जीके मिल जाएगी, और आपको मतलब कई सारे कोर्सेज हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बताना पॉसिबल है नहीं, आप जाकर के एक बार खुद से चेकआउट कर लेना। ठीक है ना, खैर अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अपना ये जो आपका सेशन होगा इसमें हम सारे की पूरी एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे डिटेल्ड, और इसमें हम यूज़ करेंगे पार्सिंग का, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का, और कंप्लीट वोकेबलरी हम यहाँ पर समझ रहे होंगे। कंप्लीट वोकेबलरी से क्या मतलब है मेरा, आपका इस पेपर में चाहे कहीं भी कोई भी ईडियम आ जाए, कोई आपका कोई वर्ड आ जाए, हम उसकी मीनिंग यहाँ पर समझ रहे होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, है ना। लेट से आपका कोई पैसेज में मुझे कोई इंपॉर्टेंट आपका ईडियम मिल गया, या फिर कोई मुझे इंपॉर्टेंट आपकी स्पेलिंग मिल गई, तो मैं उसको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, और उस वर्ड को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस पेपर की पूरी वोकेबलरी कवर कर रहे होंगे, और सारी एरर्स को हम यहाँ पर पार्सिंग के थ्रू करेंगे। आपको पता ही है, आपने अगर 1300 प्लस कॉमन एरर्स वाला कोर्स किया हुआ है तो आपको पता होगा हमारा ये करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, और अगर अभी तक नहीं किया तो आप जाकर के ये वाला कोर्स जरूर कर लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट मिलेगा। और ऑफ कोर्स आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे आपका सीएचएसएल हो गया, चाहे आपका सीपीओ हो गया, चाहे आपका सीजीएल हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है, और स्टेनो का भी है ना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। खैर, अगले अब देखो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। यह है आपका डे नंबर 4, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको करना क्या है कि मैं आपके सामने जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा एक एक करके, आपको ये काम ईमानदारी से करना है कि आप सारे क्वेश्चंस का अपने कॉपी में, एक अपने पास में पेपर रखो, उसमें आप क्या करते जाओगे, सारे के सारे ऑप्शंस को नोट डाउन करते जाओगे, आपको जो भी समझ में आ रहा है। फिर अपना बाद में आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताना। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को बताना है कि कितने मार्क्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं। क्लियर है? चलो खैर, अब यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनते जाना, समझते जाना। ठीक है, चलो, अब देखो पहला क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है। ठीक है, एक बार मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ। देखो क्या करना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पर देखना है। क्रोनोलॉजी है, कॉम्पिटेंस है, कंज्यूमेशन है, देन अपना कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, ये करके मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रोनोलॉजी देखो, क्रोनोलॉजी क्या होता है आपको पता ही होगा, वैसे भी आपके आजकल काफ़ी सारे मीम्स चल रहे थे काफ़ी टाइम पहले क्रोनोलॉजी के ऊपर, है ना। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। खैर देखो, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, अगर हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो हो जाएगी अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स या फिर आपका लेट्स से मैंने क्या बोल दिया, डेट्स। ठीक है, इवेंट्स या फिर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ठीक है ना, तो इसकी आपको पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है वो भी पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपका लेट्स से अगर कभी वन वर्ड में आ गया तो आपको ये दिक्कत कर जाएगा। खैर, कॉम्पिटेंस देखो, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आपकी एबिलिटी कि आप वो चीज़ सक्सेसफुली और इफिशिएंटली कर पाओ, है ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, द एबिलिटी टू डू एनीथिंग, द एबिलिटी द एबिलिटी टू डू समथिंग इफिशिएंटली, है ना, टू डू समथिंग इफिशिएंटली और सक्सेसफुली, है ना, इफिशिएंटली भी करो और आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो। क्लियर है? और मैं जो भी बोलता हूँ ना, आप उसे एक बार मेरे जब मैं मुंह से बोल रहा होता हूँ ना, उसको बड़े ध्यान से सुना करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको सुनते सुनते आप अच्छे से चीज़ों को लिख पाओगे। क्लियर है? चलो, ये क्या है, कॉम्पिटेंस हो गया। इसके बाद में कंजर्मेशन। अब देखो, ये जो कंजर्मेशन लिखा हुआ है ना, ये अपना गलत लिखा हुआ है। कंजर्मेशन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है CONSUMPTION,
CONSUMMATION, ठीक है ना, ये होता है आपका कंजम्पशन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द पॉइंट एट विच समथिंग इज कंप्लीट, ठीक है। द पॉइंट एट विच द पॉइंट एट विच समथिंग इज कंप्लीट और फाइनलाइज्ड, ठीक है। समथिंग इज कंप्लीट, समथिंग इज कंप्लीट और फाइनलाइज्ड। अब आप ये लिख लेना, ठीक है ना, कंप्लीट और फाइनलाइज्ड, क्लियर है। चलो मैंने अब लिख ही दिया आपके लिए। मतलब कोई भी चीज़ इस पॉइंट पर क्या हो, आपकी कंप्लीट हो जाए या फाइनलाइज हो जाए। और इसका जो मोस्टली यूज़ किया जाता है इस वर्ड का कंजर्वेशन का, ये आपका मैरिज के केस में किया जाता है, ठीक है ना, मैरिज के केस में किया जाता है। खैर, अब देखो ये आपका हो गया कंजर्वेशन, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आपका आता है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ सबको पता ही होगा, कोई भी आप डिस्प्यूट को सेटल कर लो, म्यूचुअल क्या करो आप भाई, म्यूचुअल कंसेशन से, ठीक है ना, म्यूचुअल कंसेशन से, ठीक है ना। आप क्या करो, किसी भी चीज़ का अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लो, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको, स्पेलिंग एरर भी समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना है, कंजर्वेशन को अपनी राइट स्पेलिंग होती है डबल एम, ठीक है ना कि इसमें अकेला एक एम होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट वाला आपका ये क्वेश्चन आ गया। आपको करना क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर देखना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइंड वर्ड को। अच्छा, अंडरलाइंड वर्ड अपना यहाँ पर ये है ग्रेट स्ट्रांगनेस, ठीक है ना, ये है आपका अंडरलाइंड वर्ड। अब बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये बेसिकली आपका है क्या, टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, यानी कि ये बेसिकली आपका ना एक इडियोमेटिक फ्रेज का काम करता है। क्या काम करता है, ये आपका एक इडियोमेटिक फ्रेज का काम कर रहा होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अपने किसी भी बैटलफील्ड पर लड़ने के लिए किसी भी कंट्री के बिहाफ पे क्या उसके लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर, आप खुद से सोचो क्या होगा आपके अंदर। आपके अंदर ब्रेवनेस होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, ब्रेवनेस होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रांग हो, नहीं हो, डजेंट मैटर। अगर आप देखोगे, आप कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है आपने, कैप्टन अमेरिका में कैप्टन अमेरिका को अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, वो कितना दुबला पतला था, है ना, सूखा साखा सा था, लेकिन उसके अंदर क्या थी, ब्रेवनेस थी या स्ट्रांगनेस थी, लेकिन उसके अंदर क्या थी, ब्रेवनेस थी, है ना। तो इसलिए उसमें क्या किया, उस प्रोफेसर ने उसको सिलेक्ट कर लिया था उसको वैक्सीन लगाने के लिए, है ना, जो भी उसकी वैक्सीन वगैरह सीरम था, है ना। तो यहाँ पर बात क्या, आपको कभी भी बैटल फील्ड में लड़ने के लिए ना स्ट्रांगनेस की जरूरत नहीं होती है, किसकी जरूरत होती है, ब्रेवनेस की। उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको साहस चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ऑप्शंस में से, आपने देखा लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, नहीं भाई, यहाँ पर स्ट्रेंथ की तो बात ही आपको ना लड़ने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा आपके अंदर आपके आपके पास करेज होना चाहिए, ठीक है ना, बोलते हैं ना दिल में होना चाहिए, दिल में पावर होती है, ठीक है। खैर, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गनेस भी नहीं आएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, ग्रेट करेज आएगा। क्लियर है, करेज आपका क्या होता है, ब्रेवरी का ही सिनोनिम होता है, ब्रेवरी का सिनोनिम होता है आपका करेज। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हो पाई ना मेरी बात। कोई डाउट होता है तो डाउट अपना आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। कोई भी डाउट आता है आपको डाउट तुरंत पूछना है, ठीक है ना, डाउट पूछने से शर्माना नहीं है, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये रहा अपने सामने। अगेन आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पर निकालना है, मिस स्पेल्ड वर्ड। तो ये देखो ट्रेजर, ये देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि भाई खजाना है, तो खजाने में तो आपका ए आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा खजाने में, ए, यानी कि ट्रेजर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो गया। अब ये ट्रुथफुल क्या होता है, जो सच्चाई बोले हमेशा, है ना। तो ये आपको पता ही होगा। देन टर्माइल, टर्माइल हो सकता है कुछ बच्चों को ना बताओ, टर्माइल का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस। इसको लिख लो आप एक बार, ग्रेट डिस्टर्बेंस, है ना, क्या होता है, एक स्टेट हो जिसमें क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही हो। और हाँ, ये ना अकेला किसी पर्सन की स्टेट नहीं होती है, ये हो सकता है किसी कंट्री में भी कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उसमें भी हम बोल सकते हैं द अमेरिका इज इन ग्रेट टर्मोइल। इसका मतलब क्या होगा, अमेरिका जो है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही हो सकता है उसके अंदर सिविल वॉर चल रहा हो, या फिर हो सकता है उसकी इकोनॉमी जो है वो पूरी हिली हुई हो, है ना। तो बात को समझ पा रहे हैं, इकोनॉमी अगर आपकी हिली हुई है उसके लिए भी हम टर्मोइल का यूज कर सकते हैं। तो ये टर्माइल वर्ड आपका यूनिवर्सल है, किसी पर्सन के लिए यूज करो, किसी कंडीशन के लिए यूज करो। इवन इसका जो यूज है हम किसी कंडीशन के या फिर सिचुएशन के लिए ही करते हैं, ठीक है ना, कंडीशन या फिर सिचुएशन के लिए ही इसका जो है इस वर्ड का यूज किया जा रहा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। और टैमरेंट तो आपको पता ही है, इमली होती है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें यहाँ पर एंटोनिम बताना है लिबर्टी का। तो लिबर्टी आपको पता है ये होता है स्टेट ऑफ फ्रीनेस, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री।
इसे ऐसा लिख दो, लिबर्टी होता है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। क्लियर है? यानी कि आप क्या करो, अपने मन मुताबिक जो आप काम करना चाहो वो कर सको, उसको हम बोलते हैं लिबर्टी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। अब ये नहीं कि कुछ बच्चों ने देखा लिबर्टी और उनके मन में बिल्कुल लड्डू फूट गया और इंडिपेंडेंस देख के उन्होंने टिक किया और आगे बढ़ गए, ठीक है। लेकिन आप देखो है ना, आगे अपने पास क्या क्या है। यहाँ पर हमें एंटोनिम देखना है, यानी कि सिनोनिम हो जाएगा इंडिपेंडेंस, तो ये है ना। और फिर है अपना कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को बड़ी ही सहूलियत से कर पाओ, है ना। प्रोसीड विदाउट डिफिकल्टी, इसको आप लिख लो अगर लिखना चाहो। प्रोसीड विदाउट डिफिकल्टी होता है ये, क्या होता है, प्रोसीड विदाउट डिफिकल्टी। ऑल राइट, तो ये हो गया। अब आता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस आपको पता है, किसी के ऊपर क्या करो, आप डिपेंड रहो। तो ये ऑफ कोर्स अपना लिबर्टी का एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि लिबर्टी क्या होता है, अपना स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। लेकिन डिपेंडेंस में क्या हो जाता है, आप किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और आपकी जो है खुद की आज़ादी नहीं रहती। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। और डिलीवरेंस की बात करूँ तो ये डिलीवरेंस ना नोट डाउन कर लो। कई सारे बच्चों को लगता है किसी भी चीज़ को डिलीवर कर देना आपका डिलीवरेंस होता है, लेकिन नहीं, ये होता है द एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड, है ना। द एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड, इसको ना बहुत अच्छे से आप याद कर लो। द एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री, बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री। क्लियर है? यानी कि क्या किया जाए, आपको रेस्क्यू कर दिया जाए। लेट्स से आपके काफ़ी सारे होस्टेजेस बना रखे थे और क्या हुआ, पुलिस वाले जाकर या फिर आपके जो आर्मी मैन है वो जाकर के आपको रेस्क्यू कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिलीवरेंस किया है। क्लियर है? ये बहुत से बच्चों को डाउट होता है और ये आपका कई बार ये गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, याद कर लो, जो करना है करो, लेकिन पेपर में गलत मत करना, बात यह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या अपने पास में, अब हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है ईडियम की। बैक टू स्क्वायर वन, अब इसे देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ। लेट्स से मैं यहाँ पर चल रहा था, फिर ये कई सारे यहाँ पर स्क्वायर्स 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 बने हुए हैं, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर ही समझ लो, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ एक नंबर स्क्वायर से चलना शुरू किया, मैंने दूसरे पे गया, तीसरे, चौथे, ऐसे करके मैं सब पे होके आ गया। लेकिन मैं वापस क्या हुआ, मैं फिर से अपने स्क्वायर नंबर 1 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आ गया हूँ ना। किस पर आ गया हूँ, ओरिजिनल पॉइंट पर मैं अपने वापस आ गया हूँ। क्लियर है? इसका मतलब आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। आई होप कि आपको ये अब याद भी हो गया होगा साथ के साथ, इसलिए मैं थोड़े से एग्जांपल्स जो है वो इंक्लूड कर लेता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में जो है चीजें थोड़ी बैठी रहें। खैर, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, हमें यहाँ पर एक्टिव फॉर्म देखनी है। क्या लिखा है अपने पास में, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाई माया। अब इस सेंटेंस का जो डूअर है वो कौन है भाई, माया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम माया डालना पड़ेगा, माया डाल दिया। यहाँ पर हमने माया को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया एज इट इज उठा करके। अब यहाँ पर आपने देखा वॉज प्लस का V3 लिखा हुआ है। आपको पता है ना, वॉज प्लस का V3 किसकी पैसिव वॉइस होती है, ये होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट बोल दो चाहे आप, यानी V2 की जो पैसिव फॉर्म होती है वो होती है वॉज प्लस का V3। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, माया अगर यहाँ पर राइट की ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है रिटन, तो यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रॉट। बस आपको इतना सा यहाँ पर देखना था। बेसिकली अगर आप ऑप्शंस को यहाँ पर चेक करोगे, इज राइटिंग नहीं होगा, राइट्स नहीं होगा, वॉज राइटिंग नहीं होगा, ओनली आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में देखा करो, डायरेक्ट आपको यहाँ पर वर्ब पे जो है अपना निशाना साधना होता है और आप वर्ब्स को देखते ही यहाँ पर आप ऑप्शंस जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एलिमिनेशन का जो है मेथड यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एलिमिनेशन का जब तक आप यूज अच्छे से नहीं करोगे तो आप पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के नहीं आ पाओगे, और हमारा टारगेट है 45 से प्लस ही जाना चाहिए, है ना। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही बढ़िया, अपने पास में ये कॉम्प्रिहेंशन आ गया। अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से आपको इसकी थोड़ा सा आइडिया ले लेना है, ठीक है ना। आपके सामने कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आता है या फिर आपके सामने लेट से पैसेज आ गया या फिर आपका क्लोज टेस्ट आ गया, आपको क्या करना है, फटाफट से उसकी छोटी सी रीडिंग लगा लेनी है। जैसे क्या, अ स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। अब इसका मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ। ये जो है ना, अ स्टिच इन द टाइम सेव्स 9, ये बेसिकली आपकी एक सेइंग है, प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है कि इफ़ यू शॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली इन लेट्स से आपने क्या किया, आपकी कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई, आपने उसको बहुत ही कम समय में उसको प्रॉब्लम का आपका क्या है उसको सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो उससे क्या होगा कि आपका बाद का बहुत सारा काम बच जाएगा, है ना। लेट्स से क्या हुआ कि आपने एक वीड्स होती है ना, जो वीड्स, पता है ना आपको कि प्लांट्स के बीच में वीड्स उग जाती हैं, जिसे हम खरपतवार भी बोलते हैं। तो लेट्स, अगर वीड्स को आप, जब वीड्स छोटी होती हैं तभी हम उनको हटा दें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, जब वो बड़ी हो जाएंगी तो हमें एक्स्ट्रा वर्क वहाँ पर डालना पड़ेगा। बात को समझ पा रहे हैं? तो इसका एक बार आप लिख लो, मैं इसको ना अच्छे से लिखवा ही देता हूँ। इसका मतलब होता है, इफ़ यू शॉर्ट आउट, इफ़ यू शॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली, यानी कि आप क्या करते हो, अगर किसी प्रॉब्लम को इमीडिएटली शॉर्ट आउट कर देते हो, इट में सेव अ लॉट ऑफ टाइम, इट में सेव अ
लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क लेटर, एक्स्ट्रा वर्क, और यहाँ पर आपका स्लैश में टाइम भी डाल दो, ठीक है ना, लेटर। यानी कि अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही शॉर्ट आउट कर लिया समय पे रहते, तो वो बाद में आपका बहुत सारा समय और उसका आपका काम जो है वो बचा सकती है, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। ये हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान रखना। अब आगे क्या है कि ये जो आपकी सेइंग है, ये सजेस्ट करती है कि दैट एन डैश एक्शन टेकन ऑन द टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स। यानी कि कोई डैश एक्शन है जो कि अगर अब समय पर ले लिया जाए तो वो रेक्टिफाई कर देता है। रेक्टिफाई का मतलब पता क्या होता है? रेक्टिफाई का मतलब होता है कोई भी खामियां है ना आपकी, उनको निकाल देता है। लेट्स से कोई ये जैसे ये वेव होती है ना, कोई आपकी ये वेव है ना, अगर मैं कहूँ इसको रेक्टिफाई कर दो, तो मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा तो इसकी ये जो टेढ़ापन है ना, वो टेढ़ापन चला जाएगा, ठीक है, ये अपनी स्टेट आ जाएगी, और मैं क्या बोल दूंगा, ये इसकी रेक्टिफाइड फॉर्म है। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये आपका फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। खैर, रेक्टिफायर पता है ना, रेक्टिफायर आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, जो भी डिस्टर्बेंसेस होती है ना, उसको निकाल दिया जाता है। क्लियर है। खैर, रेक्टिफाई कर दिया जाए तो एरर को, एरर के रूल्स को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आना चाहिए? रॉन्ग आना चाहिए। क्या कि आपका कोई रॉन्ग एक्शन अगर आप समय पे लेते हो? नहीं भाई, आपको कोई एक्शन तो अच्छा ही लेना पड़ेगा ना। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल क्या होता है भाई? सुपरफिशियल आपका देखो एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा होता है, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है अपियरिंग टू बी ट्रू। इसको आप एक बार लिख ही लो, अपियरिंग टू बी ट्रू, appearing to be true only when, only only until हो जाएगा, ठीक है ना, when नहीं आएगा, only until examined more clearly, examined more क्लियरली, है ना। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्लियर है। और फिर अपोजिट तो आपको पता ही, किसी भी चीज का उल्टा हो जाए, एंटोनिम हो जाए। और फिर अप्रोप्रिएट। अब देखो यहाँ पर अगर आप अप्रोप्रिएट डाल के देखोगे ना, द वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम, यानी कि आपका समय रहते आप कोई एक अप्रोप्रिएट, यानी कि जो आपका सही एक्शन है वो अगर आप ले लेते हो तो बिल्कुल बढ़िया। ये जो है अपना यहाँ पर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये छोटा सा इसका अगर इस प्रोवर्ब का मतलब पता होगा ना, तो ये पूरा का पूरा आपको पैसेज यहाँ पर आपका ये जो भी कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर इसका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, सेकंड वाला बेसिकली जिसका फिल इन द ब्लैंक्स है। रूल्स, एरर रूल्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डैश है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स। अच्छा, एक्यूमुलेशन क्या होता है? किसी भी चीज का ना जो गैदरिंग हो जाती है, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन क्या होता है? गैदरिंग, ठीक है ना, गैदरिंग। या फिर आप इसे बोलो ग्रेजुअल गैदरिंग। बेसिकली अगर मैं इसको और भी अच्छे से इसको बोलना चाहूँ तो होता है ग्रेजुअल गैदरिंग। क्लियर है। तो द पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर हम समय रहते एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेते हैं ना, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, और उस एरर को हम क्या करें? अब देखो, अगर आपकी एरर हुई और रेक्टिफाई की बात हो रही है, यानी कि उस एरर को हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो ये जो रूल से लिखा है ना आपका, बेसिकली एक ईडियम होता है, ईडियमेटिक फ्रेज बोल दो आप उसे चाहें। ये होता है आपका रूल्स आउट, ठीक है ना। रूल्स आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एलिमिनेट कर देना, ठीक है ना। क्या करना? एलिमिनेशन कर देना, एलिमिनेट कर देना, या फिर आपको कैंसिल कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? रूल्स इन आएगा क्या? नहीं भाई, रूल्स इन तो कुछ होता ही नहीं है। रूल्स एट भी नहीं होता है कुछ, और रूल्स फॉर भी नहीं। रूल्स आउट होता है, जिसका मतलब होता है आपका एलिमिनेट कर देना या फिर कैंसिल कर देना। द पॉसिबिलिटी, अब क्या होगा अगर आप समय रहते अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर किसी एरर को सुधार लेते हो? रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधार लेना, है ना। जो आपकी अनवांटेड उसमें चीजें हैं, जो एरर्स होती हैं, उनको हटा देना, ठीक है। और अगर आप उस एरर को हटा देते हो तो रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, यानी कि आपकी जो ऐसी एरर और आगे होने वाली होंगी, उनका जो एक्यूमुलेशन होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी को ही रूल आउट कर देगा, यानी कि एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। एंड फ्यूचर डैश। तो अब देखो भाई, थर्ड वाले में आते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें यहाँ पर क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? एंड फ्यूचर फैसिलिटीज, तो फ्यूचर की फैसिलिटीज को क्या है, ये हटा देगा? नहीं भाई। फ्यूचर के एडवांटेजेस को नहीं, फ्यूचर की क्वालिटीज को नहीं, फ्यूचर के डैमेजेस को ऑफ कोर्स। तो ये क्या करेगा? ये आपकी जो रूल्स आउट कर देता है उस पॉसिबिलिटी को, जो कि आपको फ्यूचर में डैमेज दे सकती है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया? इसका पूरा मतलब जो ये सेइंग है, इसका मतलब होता है कि अगर आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेते हो टाइम पर, तो उसमें जो आपका फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होती है एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, वो यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है, फ्यूचर डैमेजेस की, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? वही बात जो मैंने आपको समझाई थी, इसका जो मतलब होता है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? ब्लैंक नंबर 4 वाला, है ना। करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज।
तो हमें एरर को क्या करना है कि हम एरर को जैसे ही वो एरर पैदा हुई है उसको हम क्या करें भाई, करेक्ट कर डालें, है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपका मैनेज आएगा क्या, एज सून एज इट इज मैनेज, नहीं भाई मैनेज तो नहीं हो रही है एरर। प्रपोज एरर क्या प्रपोज करी जाएगी तब आप उसे खत्म करोगे, करेक्ट करोगे, नहीं भाई एरर प्रपोज नहीं की जाती, एरर तो आपकी या तो पता लगाई जाती है या फिर एरर हो जाती है ना। एरर अकर होती है और एरर का आप क्या करते हो, डिस्कवर करते हो किसी भी एरर को, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अपने पास दो वर्ड आ गए, एक आ गया इन्वेंट और एक आ गया डिस्कवर। मैंने शायद आपको कल के लेक्चर में भी ये बताया था इन्वेंट और डिस्कवर में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। इन्वेंट का मतलब होता है आप किसी भी चीज को, आपके पास में कुछ रॉ मटेरियल है, आप उससे क्या करो, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज बना डालो, है ना। जैसे कि क्या किया, जैसे हमने क्या किया, यूरेनियम का यूज करके आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, ठीक है ना। यूरेनियम का यूज करके क्या बना दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। तो ये क्या है, आपका एक इन्वेंशन है, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि डिस्कवर का मतलब क्या होता है, डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज पहले से जैसी की तैसी है और मैंने क्या किया, उसको बस ढूंढ लिया है। यानी कि एक एटम में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब सबको पता है ना। क्या होते हैं भाई, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, इसमें ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। फिर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने बनाई थोड़ी हैं या फिर किसी ने बनाई थोड़ी हैं, ये तो हमने क्या किया, इनकी डिस्कवरी करी है कि भाई ठीक है, एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसकी क्या करी गई है, डिस्कवरी, ठीक है ना। यानी कि जो चीज पहले से एज इट इज है, लेकिन हमने क्या किया, हमने किया क्या, उसको खोज लिया। पहले हमें उसके बारे में नहीं पता था लेकिन फिर हमने उसे खोज लिया। जैसे कि आपके ये बताओ जरा मुझे, ये जो अमेरिका का सब कॉन्टिनेंट है, ये कल के किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया है। कल भी मैंने शायद ये पूछा हुआ था कि अमेरिका सब कॉन्टिनेंट को किसने डिस्कवर किया था, ये तो बता दो जरा। हाँ भाई, चलो खैर, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवर हो जाएगा, ठीक है ना। एरर आप इन्वेंट नहीं करोगे, ठीक है, एरर को आप क्या करोगे, डिस्कवर करोगे, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हमें फिफ्थ वाला ब्लैंक भरना है। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये जो है आपका देयर इज नो पॉइंट, यानी कि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप अलाउ करें, किसको अलाउ करें। अब यहाँ पर चूंकि एरर्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपका कोई जो भी ऑप्शन आएगा वो एरर से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक एक करके, यहाँ पर आपका पहले लिखा हुआ है पैरोडी। पैरोडी का मतलब क्या होता है, इसे आप लिख लो एक बार, एन इमिटेशन ऑफ, आप किसी आर्टिस्ट की इमिटेशन करो, ठीक है, किसी मूवी की इमिटेशन करो, या फिर आप किसी जनर की जो है इमिटेशन कर रहे हो वहां पे, तो इन अ कॉमिक वे, ठीक है ना, इन अ कॉमिक वे। यानी कि आप किसी को हंसाने के लिए क्या करो, जैसे कि आपने देखा होगा कपिल शर्मा जो शो आता है, कपिल शर्मा शो, उसमें बाहुबली का उसने एक बार रोल किया, ठीक है, क्या किया उसने, कॉमिक वे में बाहुबली को प्रेजेंट किया। तो वो क्या हो गई, बाहुबली की पैरोडी हो गई, क्लियर है। तो ये होता है पैरोडी का मतलब। अब आता है रेमेडी। रेमेडी आपका क्या होता है भाई, रेमेडी होता है आपका सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके ये दोनों जो है वर्ड्स आ सकते हैं क्या, यहाँ पर आपके फिफ्थ वाले ब्लैंक में, नहीं भाई ये दोनों तो नहीं आ सकते हैं। फिर मैंने देखा मेलोडी। मेलोडी क्या होता है आपका, मेलोडी बेसिकली ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो ये ना एक वैसे होती तो एक टोन ही है, लेकिन अगर मैं इसके थोड़े से डिटेल में जाता हूं तो एक सीक्वेंस होता है सिंगल नोट्स का, अ सीक्वेंस ऑफ सिंगल नोट्स, ठीक है ना। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए वन वर्ड में तो ये आप ध्यान रखना, सीक्वेंस ऑफ सिंगल नोट्स, यानी कि सिंगल नोट्स का एक ये सीक्वेंस होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नोट्स क्या होता है, म्यूजिक में होते हैं ना नोट्स, अलग अलग नोट्स होते हैं, है ना। तो उन ये एक सीक्वेंस होता है उन सारे के सारे नोट्स का, जिससे कि आपको म्यूजिकली सेटिस्फाइंग, दैट इज म्यूजिकली सेटिस्फाइंग, है ना, दैट इज म्यूजिकली सेटिस्फाइंग। ऐसा नोट एक सीक्वेंस ऐसे नोट्स का जो कि आपके लिए म्यूजिकली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा हो आपको, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो तुम ही हो गाने को अगर आप वायलिन वाला इसका वो सुनोगे ना, वायलिन वाला वर्जन, तो वो बड़ा ही प्यारा है और उससे आपको सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। तो वो एक मेलोडी है, क्लियर है। अकेले म्यूजिक को रिफर करता है मेलोडी, किसी गाने को रिफर नहीं करता, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। खैर, अब बचता है मेलेडी। ये जो मेलेडी होता है ना, इस मेलेडी का मतलब होता है अ सीरियस प्रॉब्लम या फिर डिजीज, अ सीरियस प्रॉब्लम या फिर डिजीज, क्लियर है। तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, एरर से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, क्या पैरोडी है, नहीं, रेमेडी है, नहीं, मेलोडी है, नहीं, अकेला मेलेडी है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम या फिर डिजीज को यहाँ पर रिफर कर रहा है, जो कि एरर के समानिका, एरर के थोड़ा सा इक्विवेलेंट लग रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला मेलेडी। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया क्या, अच्छे से क्लियर हो रही है ना सारी की सारी चीजें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो, एंड ज्यादा बार
बार मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पता है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है ना कि मैं आपको लेक्चर के बीच में और बोलूँ कि अरे भाई लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, अरे थोड़ा कर दो अपने आप, ठीक है? और क्या ही फ़ायदा है कि मैं ही बोलूँ फिर आप फिर करोगे, है ना? खैर छोड़ो। यहाँ पर देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर अपना ग्रामेटिकल एरर जो है वो देखनी है। देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पे। सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, ठीक है? तो ये आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर आपका ये एरर मैंने आपको कई बार बताई भी हुई है, ठीक है ना? कि अभी आपका 1 क्या होता है? 1 का मतलब है कि काफ़ी सारे लोगों में से एक होगा ना, लेट्स से आपका मैंने क्या बोला, एक बॉक्स है आपका, मैंने बोला इस बॉक्स में से आप 1 बॉल निकाल लो। 1 बॉल निकालने का मतलब क्या होगा? इस बॉक्स के अंदर कम से कम 2 बॉल तो होंगी ना, हो सकता है 3 भी बॉल हो। तो आप इनमें से कोई एक बॉल चूज़ करोगे, लेकिन अब उसमें होगी ही एक बॉल, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, इसमें से बॉल उठा लो, है ना? तो ऐसे ही अगर आपका वो बोल रहा है वन ऑफ द, यानी कि वन ऑफ द का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में से एक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि ये जो आपका होगा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होगा, अगर एक ही कॉलेज है तो उसमें से मैं एक क्यों उठाऊँगा, है ना? तो वो तो मैं ऐसे ही बोल सकता था सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज़ द बेस्ट कॉलेज, है ना? लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज का मतलब है कई सारे कॉलेजेस में से एक है ये, है ना? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, जो कि आपका ये कॉलेज को प्लूरल बना देगा, है ना? चलो खैर, एक बार इसका हम फटाफट से पार्सिंग भी करके देख लेते हैं। ये जो आपका सरस्वती कॉलेज है, नाम है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है? फिर आपका ये हैज़ क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेंटेन्ड हो जाएगी आपकी मेन वर्ब, और इसके बाद में ये जो इट्स रेपुटेशन है, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जिसमें कि आपका ये इट्स क्या कर रहा है, इसके ऊपर पोज़ेशन दिखा रहा है ना? रेपुटेशन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? और इसके बाद में ये एज़ क्या कर रहा है ना, ये एज़ ना कॉज़ बताता है, ठीक है? क्या बताता है? ये कॉज़ बताता है एज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। अब यहाँ पर ये जो इन है, ये इन आपकी प्रीपोज़िशन हो जाएगी, और अगर प्रीपोज़िशन आई है, तो हमेशा इसके पास क्या आएगा, ये प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना? यानी कि ये क्या हो जाएगा, पीओ, प्रीपोज़िशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एरर किसमें आ गई है अपनी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में, है ना? तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में यहाँ पर आपकी एरर आई है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉलेजेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने, हमें यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है, मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, ठीक है ना? आपको पता भी होगा कि ये जो एथिक्स होता है ना, एथिक्स का मतलब होता है कुछ मोरल्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर को डिसाइड करेंगे। जैसे कि लेट्स से आप किसी से मिलने जाते हो, तो उसके आप क्या बोलोगे, उससे ग्रीटिंग्स करोगे, ठीक है ना? अगर आपके पास में कोई बड़ा आया है, तो उसे आप क्या करोगे, ग्रीटिंग करोगे, नमस्कार, नमस्ते करोगे, या फिर आप उसे कुछ अच्छा वर्ड बोलोगे जिससे आप उसे ग्रीटिंग कर पाओ, है ना? तो ये आपके एथिक्स होते हैं। आपको ने देखा भी होगा यूपीएससी में जो आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी आपका एथिक्स का एग्जामिनेशन अलग से होता है, सो दैट आप जब ऑफिसर बनो, तो आपके अंदर कुछ मोरल बिहेवियर्स हो, है ना? वो आपके यहाँ पर क्वेश्चनियर इस टाइप के होते हैं, कंडीशंस टाइप के, है ना? तो खैर उसको हम क्या बोलते हैं, एथिक्स ही बोल रहे होते हैं। एटीट्यूड आपको पता ही होगा, एटीट्यूड क्या होता है। देन इंट्यूशन, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन होता है द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज विदाउट एनी कॉन्शियस रीजनिंग, ठीक है ना? नॉलेज विदाउट एनी विदाउट एनी कॉन्शियस रीजनिंग, ठीक है ना? आप बात को समझना है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है, कॉन्शियस रीजनिंग। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, कि आप ना लेट्स से आपका जो माइंड है वो रीजनिंग करने की स्थिति में नहीं है ना? आप कॉन्शियस रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तब भी आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप उस नॉलेज को एक्वायर कर पा रहे हो या फिर ग्रेस्प कर पा रहे हो। इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे आपने ऐसा सुना होगा, हमेशा बोला जाता है कि जो बेबी होता है, मदर की जब टमी में होता है ना, तो क्या बोलते हैं कि उसको जो मदर हैं उनको काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, या फिर उनको काफ़ी अच्छे एटमॉस्फेयर में रखा जाए, है ना? उनकी सराउंडिंग्स को अच्छा रखा जाए, क्योंकि अंदर जो बेबी है वो उन सारी की सारी चीज़ों को सीख लेता है ना? आपने ये कहानी भी सुनी होगी जिसमें कि अर्जुन ने क्या किया है, उनके जो पुत्र थे, महाभारत की मैं कहानी बता रहा हूँ, अर्जुन ने अपने पुत्र को जो चक्रव्यूह तोड़ने की कला होती है, वो उनको पेट में ही सिखाई थी, राइट? तो वो क्या हुआ उनका, कि उसमें बच्चे का क्या होता है, कॉन्शियस रीजनिंग नहीं होती है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो नॉलेज को एक्वायर कर पाए, है ना? तो वो उसका क्या हो गया, इंट्यूशन हो गया। क्लियर है? समझ में आ पाया क्या? साइकोलॉजी क्या होता है आपका? साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है ना? क्या होता है? स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। क्लियर है? तो इसका खैर आंसर तो हो गया एथिक्स आपका, और यहाँ पर हो जाएगा स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14।
फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। ये देखो, अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर एंटोनिम निकालना है। तो ये ब्रॉड आपको पता है, ब्रॉड क्या होता है, कोई चीज़ आपकी काफ़ी मोटी हो, ब्रॉड हो, है ना, इसको हम बोल देते हैं ब्रॉड, जिसकी विड्थ क्या हो, ज़्यादा हो, क्या हो भाई, विड्थ ज़्यादा हो। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे आपके पास में लॉन्ग है, लॉन्ग में भी क्या होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, बेसिकली ये भी आपका बड़ा ही होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो ये इसका सिनोनिम ही बनेगा। फिर लार्ज भी इसका सिनोनिम बन जाएगा, वाइड भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। लेकिन मैंने देखा ये जो नैरो है ना, नैरो इन सबसे अलग है। नैरो का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा सकरी हो जाना या फिर पतली हो जाना, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर सी बात है, सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इजी सा है, ठीक है। चलो खैर, लेकिन तब भी अगर कोई दिक्कत होती है ना, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछ लेना। ये नहीं कि मैंने बोल दिया अरे भाई बहुत छोटा सा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए छोटा हो। अगर आपको कोई डाउट आया है तो वो डाउट अपना बेहिचक पूछ लेना, ठीक है। चलो खैर, अब यहाँ पर क्या आपका अगेन एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ओपन रिफ्यूजल टू ऑबे ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो जब भी आप ऑर्डर्स को ऑबे करने से मना कर देते हो, उसका मतलब होता है डेफेंस, ठीक है ना। क्या होता है, डेफियंस। तो ये आपका खैर ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ऑबिडियंस आपको पता है, आज्ञा मानना है ना, किसी के ऑर्डर्स को मानना, उसे हम बोलते हैं ऑबिडियंस, बात मानना, है ना। और कॉम्प्लियंस, ये जो कॉम्प्लियंस होता है इसका मतलब क्या होता है, एक बार आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर डालो, ठीक है ना। कॉम्प्लियंस आपका क्या होता है, लेट्स इसको मैं बोलता हूँ एक्टिंग, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू, acting according to certain accepted standards, certain accepted स्टैंडर्ड्स, है ना। आपके कुछ, लेट से क्या हुआ कि मैंने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ठीक है ना। जो हम सब लोगों ने, क्या हुआ, हम लोगों के बीच में मीटिंग हुई और हमने मिलकर के कुछ स्टैंडर्ड्स को क्या किया है, एक सेट कर लिया कि हाँ भाई हमारा कोड ऑफ जो कंडक्ट है वो इस तरीके से काम कर रहा होगा। तो अब क्या होगा ना कि सभी लोगों को उस तरीके, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारी कॉम्प्लियंस हो जाएगी कि हमें अब उसके, जो हमने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है उसके ही अकॉर्डिंगली हमें काम करना होगा। वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लियंस हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। एडहेरेंस, एडहेरेंस देखो क्या होता है। एडहेरेंस तो काफी सारे लोगों को पता भी होगा, ये होता है आपका कमिटमेंट टू अ पर्सन, ठीक है ना, कमिटमेंट टू अ पर्सन। लेकिन वैसे ये आपका फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। फिजिक्स में इसका मतलब होता है किसी सरफेस पर कोई चीज आसानी से चिपक जाए, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऑफ स्टिकिंग क्वालिटी ऑफ स्टिकिंग टू अ सरफेस क्विकली, है ना। ये आपका फिजिक्स में मेनली यूज हो रहा होता है। एडहेरेंस की प्रॉपर्टी होती है क्विकली, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, डेफियंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो ही जाएगा। बाकी मैंने आपको मीनिंग्स भी बता दी हैं जो आपके लिए जाननी आपको जरूरी थी। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द ग्रूम स्टैंड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। अब देखो, कभी भी जो चर्च होता है ना, चर्च, चर्च में आपको, आपने देखा होगा, चर्च में एक टेबल टाइप की रखी होती है बहुत बड़ी सी। यहाँ पर आपका लेट्स से जीसस क्राइस्ट की आपकी यहाँ पर स्टैचू होता है। फिर यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा सा टेबल रखा होता है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, ऑफरिंग्स अपनी रख देते हैं, या फिर किसी को कुछ अपना बुके डालना है तो बुके डाल देते हैं, या फिर अपना जो भी चीज़ें यहाँ पर रखनी होती है ना, वो सभी के सभी रख देते हैं, वाइन रख देते हैं, है ना। ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं जो भी गॉड को देनी है। तो या फिर अगर कोई वेडिंग सेरेमनी होती है ना, तो वो लोग, अगर जो अपने ग्रूम और ब्राइड होती है वो भी यहीं पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम अल्टार बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अल्टार बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो जो ग्रूम खड़ा हुआ है, किसके पास खड़ा हुआ है, अल्टार के पास खड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एटिक की, एटिक होता है आपका छोटा सा स्टोर रूम जो घर के ऊपर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका घर के ऊपर ना छोटा सा हम एक स्टोर रूम बना लेते हैं, ठीक है ना, जो आपका नीचे नहीं है, ये ऊपर ऊपर छोटा सा बन जाता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं। फिर आपका अल्टर हो गया। अल्टर क्या होता है, किसी की आप बिहेवियर में क्या देखें, डिफरेंस देखिए, है ना, डिफरेंस देखना किसी के बिहेवियर वगैरह में, उसको हम बोल देते हैं अल्टर। और ये आपका अल्टार हो ही गया। देन एटलस क्या होता है, आपका बुक ऑफ मैप, ठीक है ना। बुक ऑफ मैप होती है आपकी एटलस। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब आ गया आपका रिवर। ये देखो, रिवर का हमें क्या करना है, यहाँ पर सिनोनिम देखना है। रिवर, सबसे पहले ये तो समझो रिवर होता क्या है। इसका मतलब होता है फील डीप रिस्पेक्ट, फील डीप रिस्पेक्ट टू, डीप रिस्पेक्ट, या फिर आप और एडमायरेशन भी बोल सकते हो, है ना। किसी के लिए हमारे अंदर क्या हो जाए, प्रशंसा का जो भाव है वो जागृत हो जाए किसी के लिए हमारे मन में, या फिर उसके लिए बहुत ही ज्यादा डीप रिस्पेक्ट आ जाए। कभी कभी होता है ना, हम किसी टीचर से बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर उसके लिए रेवर आ जाता है, ठीक है ना। क्या आ जाता है, रेवर आ जाता है। क्लियर है। तो इसका हमें सिनोनिम देखना है। तो सिनोनिम देखो, अगेन ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका रिस्पेक्ट दिया हुआ है तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। अगर मैं बाकी सबकी बात करूँ, एंजॉय तो क्या होता है, मजे लेना होता है, यानी कि आपको आनंद आ रहा है। क्लियर है। खैर, रिपीट आपको पता ही, कोई भी चीज कॉन्टिन्यूसली बार बार होना। और कंडेम, देखो कंडेम यहाँ पर आपको हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस कंप्लीट अप्रूवल ऑफ, है ना, एक्सप्रेस
कंप्लीट डिसअप्रूवल। कंप्लीट डिसअप्रूवल यानी कि आप क्या करो, किसी चीज को कंप्लीटली डिसअप्रूव कर दो, है ना। जैसे कि लेट्स से आपका जो विरोधी पार्टियां होती हैं, जब भी आपका राज्यसभा या फिर लोकसभा में कुछ बिल लेकर के आया जाता है, तो वहां पर क्या करती हैं विरोधी पार्टियां, अक्सर कंडेम कर देती हैं उसको, है ना, कि हम यहाँ पर ये अपना कंप्लीट डिसअप्रूवल दिखाएंगे, है ना, तो उसको हम बोल देते हैं कंडेम। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म निकालनी है। इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें दे रखा है द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। ठीक है। अब ये अगर कमांडेड आया है, यानी कि अपना ये जो यहाँ पर टेंस रहा होगा, ये अपना किस में रहा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस रहा होगा। ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस रहा होगा यहाँ पर, हमारा इंपेरेटिव। ये एक चीज तो हमें क्लियर होगी। अब यहाँ पर ये अगर मैं डायरेक्ट में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आपका दो ऑप्शंस में है, बाकी तीन चार ऑप्शन तो आपके यहीं पर ढेर हो जाएंगे, क्योंकि एक में सेज टू लिखा हुआ है, एक में टोल्ड टू लिखा हुआ है। ठीक है ना। खैर, अब आगे आता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये कमांडेड था, ये देखो पास्ट में, इसलिए यहाँ पर आपका ये सेज नहीं आएगा, सेड आएगा। क्लियर है ना। चलो, अब मैंने आगे देखा कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। अब ये जो नॉट टू शाउट है ना, ये डायरेक्टली आपका नॉट टू नॉट से यूज हुआ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये यूज शुड नॉट तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। क्लियर है। तो ये डायरेक्ट आपका इंपेरेटिव है, डायरेक्ट इंपेरेटिव, है ना। तो यहाँ पर आपका डू नॉट शाउट आएगा, या फिर डोंट शाउट, डू नॉट शाउट, एक ही बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुड की तो कोई बात है ही नहीं, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो गलत हो गया। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब आपका ये PQRS आ गया। देखो यहाँ पर क्या, आपको मैंने हमेशा बताया हुआ है, आपको कभी भी PQRS में सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। पहले क्या आ सकता है, DACA। ठीक है। यानी कि अपना ACD, इन तीनों में से कोई एक जो है वो पहले आ सकता है। अगर मैं ACD को एक बार देखता हूँ, ए में लिखा हुआ है इवेंचुअली शी ओवरकेम, यानी कि ये तो पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सबसे पहले तो इवेंचुअली लिखा हुआ है, यानी कि इसके पहले आपका कोई ना कोई सेंटेंस तो होना चाहिए था। और ये दूसरी बात है, शी लिखा हुआ है, शी यानी कि ये अपना प्रोनाउन आया है, यानी कि इससे पहले कोई नाउन तो आए। मैं सीधा का सीधा किसी भी सेंटेंस में पहले थोड़ी अपनी कहानी शुरू कर दूंगा ही या शी करके, है ना। तो पहले आपका कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, है ना। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन ढेर हो गया, गलत हो गया। बी वाले की तो कहानी है ही नहीं। सी वाले पे आते तो शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, अगेन यहाँ पर आपका शी आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका नाउन है नहीं, तो ये सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर मैंने डी को देखा, डी में है रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये आपका पहले आ सकता है, तो डी वाला आपका आएगा पहले। अब मैंने देखा डी वाला कौन सा ऑप्शन है, अकेला फर्स्ट ही ऑप्शन, तो ये तो आपका देखो कितना सिंपल है, बहुत ईजी, मतलब इससे ज्यादा ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया, इतना ज्यादा ईजी है कि मतलब अब क्या ही बोलूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो PQRS है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया ही बनते हैं, आपने देखे भी होंगे। अभी आई थिंक जो कल का पेपर था, कल का या परसों का, उसमें काफी बढ़िया हमें देखने को मिले थे PQRS, है ना। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिनोनिम्स देखने हैं गिवन वर्ड के। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाना किसी भी चीज से, है ना। देखो खैर, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसका सिनोनिम, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना, ये तो नहीं होगा। अलाउ क्या होता है, किसी भी चीज को अलाउ कर देना, है ना, ये भी नहीं होगा। एवर्ट क्या होता है, एवर्ट देखो, एवर्ट होता है आपका टर्न अवे। ठीक है ना। एवर्ट का मतलब होता है टर्न अवे, किसी भी चीज को आप क्या कर दो, मोड़ दो या रोक दो या टर्न अवे कर दो, है ना। और फिर आपका ये है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, अब देखो ये मैंने देखा, ये हो सकता है। अब देखो मुझे देखना क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना होता है इन सब में से। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो पिक्चर से बाहर है, दूसरा वाला ही बाहर है, क्योंकि इसका तो दूर दूर तक प्रिवेंट से लेना देना है नहीं। ठीक है ना। अब आ गया एवर्ट। ठीक है। एवर्ट मैंने देखा टर्न अवे, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा इससे रिलेटेड लग रहा है, लेकिन मुझे फोर्थ ऑप्शन भी देखना है ना, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करना, यानी कि किसी को आप क्या करें भाई, जोश दिला दें, स्टिमुलेट कर दें। या फिर टू गिव राइज टू, है ना, टू गिव राइज टू। कभी कभी क्या होता है ना, कि जब हम बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा जोश जागृत हो जाता है, तो वो जो मोटिवेशनल वीडियोस है ना, वो हमें क्या करती हैं, प्रोवोक करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, है ना, पढ़ने के लिए, या फिर आपने जिस भी चीज के लिए वो देखी हो ये वीडियो, वो काम करने के लिए आपको स्टिमुलेशन मिलता है वहां से, या फिर आपको वो वीडियो प्रोवोक करती है। क्लियर है। यानी कि प्रिवेंट का प्रोवोक से तो कोई मतलब ही नहीं, उल्टा ये आपका एंटोनेम हो जाएगा। ठीक है। तो एवर्ट इसका क्या बनेगा भाई, राइट सिनोनिम यहाँ पर बन जाएगा, अगर मैं गिवन ऑप्शंस में से बात करता हूं तो। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे अब हम फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब ये आपका यहाँ पर हो गया है क्या, PQRS वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, क्या हम यहाँ पर सीधा ऑप्शंस में आते हैं ना। सबसे पहले बी आ सकता है, या फिर डी आ सकता है, या ए आ सकता है, यानी अपने पास पॉसिबिलिटी है ए की, बी की और डी की।
तो अब ध्यान से देखना, ए अगर मैं देखता हूँ, ए वाला ऑप्शन, वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। अब ये जो है खड़े खड़े आप लेट से कहीं पर जा रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछेगा ही नहीं तो क्या आप बैठ के डिक्लेयर थोड़ी करते रहोगे, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, है ना? ऐसे तो बोलते घूमोगे ही नहीं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आ सकता है, ठीक है। अब मैंने देखा बी वाले को, वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड। अब ये जो है हो सकता है, मुझे लगा हाँ भाई ठीक है, जब फादर ने देखा तो फादर ने पूछा होगा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो मुझे ये लगा, मैंने इसको होल्ड पे लगा दिया। फिर मैं डी के पास आया, यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाइड द टू। अब रिप्लाई तो तब होगा ना जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? तो ये भी आपका नहीं आ सकता, तो पहले तो आपका बी ही आएगा, ये बात तो मुझे कंफर्म होगी। इसका मतलब आपका सी, जो थर्ड वाला ऑप्शन है और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये पिक्चर से बाहर हो गया है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ बी के बाद या तो सी आएगा या फिर ए आएगा, दोनों का आप ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना जो समझने या आपकी अंडरस्टैंडिंग करने की जो कैपेबिलिटी है, उसका यूज करना पड़ेगा। सी वाले को देखो, वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड, इसके बाद आप क्या बोलते हो, टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, द मदर सेड। अब जब फादर ने पूछा है तो फादर को एक बार रिप्लाई मिलेगा ना, उसके बाद मदर पूछेंगी, है ना? क्लियर है ना बात मेरी? तो ये सी तो बी के बाद नहीं आएगा, है ना? अगर मैं यहाँ पर बी के बाद ए को देखता हूँ, वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। अच्छा जी, ये मुझे ठीक लगा कि वेयर आर यू गोइंग फादर ने पूछा और फिर रितु गीतू ने बताया कि हम जो है मार्केट जा रहे हैं, तो बी के बाद में ए का जो यूज है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ये इतना सा ही पता लगते हमें पता चल गया कि भाई सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप और आगे देखना चाहो तो ये देख लो, ये दोनों बातें हो गई। फिर मम्मी ने क्या बोला, मदर ने बोला कि टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन। देन उन दोनों ने रिप्लाई दिया, ठीक है, यस डेफिनेटली वी विल। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका सी और डी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि सभी को, है ना? चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस ईडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है। तो देखो, डेड हीट का मतलब यहाँ पर आपको देख के समझ में आ रहा है। डेड हीट का मतलब कोई ऐसी हीट जो कि मरने वाली हो, ठीक है? इसको समझना, ये मैं बस आपको एक अनयूजुअल सा रिलेशन बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक नॉनसेंस सा ट्रिक समझ लो इसको, ठीक है? ट्रिक समझ लो, सो दैट आपको चीजें थोड़ी सी याद हो जाएंगी, है ना? डेड हीट का मतलब क्या है? हीट जो है वो मर गई है ना? हीट कब मरेगी? जब आपका एक कॉन्टेस्ट हो रहा हो, कॉन्टेस्ट होते होते क्या हो गया, आपका वो कॉन्टेस्ट टाइपर छूटता है। जब टाइपर छूटा, इसका मतलब उन दोनों जो कॉन्टेस्टेंट थे ना, उनके अंदर वो जब कॉन्टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा था तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। अरे भाई मैं जीतूंगा, अरे भाई मैं जीतूंगा। लेकिन जब उन्होंने रेसिंग ट्रैक को देखा, जब वो दोनों पार करते हैं तो देखा, अरे भाई इन दोनों ने तो साथ में ही किया, तो उनके अंदर की जो हीट थी ना जीतने की, वो मर गई। अरे भाई दोनों ही जीत गए, क्या ही फायदा रहा, है ना? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना? चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये रहा आपके सामने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एरर देखनी है। क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा जी, इंप्रूवमेंट देखना है, और यहाँ पर आपका जो अंडरलाइन है वो यहाँ पे, ठीक है ना? रिजेंबल्ड विद के नीचे आपकी अंडरलाइन है। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, अपने पास है द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो रिजेंबल वर्ड है ना, ये जो रिजेंबल वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब ही होता है किसी के साथ किसी की क्या कर रहे हो, रिजेंबलेंस दिखा रहे हो, है ना? यानी कि उसकी क्वालिटीज के साथ उसका, हो सकता है वो क्वालिटीज में किसी के सिमिलर है या फिर इक्वल है, या फिर उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उसके समान है या फिर इक्वल है। तो रिजेंबल के अंदर जो टू है ना, उसका मतलब छुपा हुआ होता है ऑलरेडी, है ना? तो रिजेंबल के साथ हम कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, ना ही टू का ना ही विद का। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी, क्योंकि रिजेंबल जो होता है ना, अपने आप में ये पूरा कंप्लीट वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जो एनिमल है ये रिजेंबल, यानी कि ये कैट की तरह रिजेंबल कर रहा था। हो सकता है उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैट वाली थी, इसीलिए वो एनिमल किसी तरह से दिख रहा था हमें, कैट की तरह दिख रहा था, है ना? बात को समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर हुई मेरी बात? तो यहाँ पर आपका ना तो रिजेंबल्ड टू आएगा, ना ही रिजेंबल्ड बाई आएगा, ना ही आपका इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा। यहाँ पर आएगा आपका रिजेंबल्ड, ठीक है ना? ये क्लियर हुई आपको बात? हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? खैर, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो फटाफट से, क्या है अपने पास में, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाई द पुलिस। यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल एरर देखनी है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। अपना बॉय क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा अपना यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर मैंने देखा ये जो विच है, ये विच अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना? फिर मैंने देखा, अरे भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेट किसको कर रहा है, बॉय को। यानी कि ये बॉय क्या, लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे भाई, विच या फिर हु? तो हु यूज करेंगे, ठीक है ना? तो विच का यूज नहीं होगा, हु का होगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट।
फिर ये जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा, तो अब देखना ध्यान से। तो ये जो वाला जो हु है ना, इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब होगी ना, वो होगी स्टोल, ठीक है ना। ये स्टोल है, इस हु वाला जो सब्जेक्ट है, अपना प्रोनाउन है, इसकी वर्ब हो जाएगी मेन वर्ब। देन ये जो मनी है, ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर इस बॉय के लिए जो आपकी वर्ब बनेगी, वो बनेगी वॉज, ठीक है ना। ये वॉज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, जिसका सब्जेक्ट कौन है भाई, बॉय है। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बातें। फिर ये जो कॉट है, ये कॉट क्या हो जाएगा, आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। और ये बाई द पुलिस क्या हो जाएगा, बाई अपना प्रपोजिशन है, और यहाँ पर ये पुलिस क्या हो जाएगा, ये पुलिस इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ हो जाएगा। वैसे आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये वाला जो सेंटेंस है, ये अपना पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है ना। चलो खैर, अपनी एरर किस में हो जाएगी, द बॉय विच में हो जाएगी। हमें विच हटा करके क्या करना है, हु का यूज कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपने सामने, और मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें यहाँ पर डालना है, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। यानी कि उसने डैश कुछ किया कि वो ही बिल जो है वो पे करेगी, ठीक है। आप ऑप्शंस को एक बार यहाँ पर जचा के देखो। इंसिस्टेड, यहाँ पर मुझे लगा हाँ भाई इंसिस्ट तो हो सकता है, क्योंकि इंसिस्टेड का मतलब क्या होता है, नहीं मैं किसी को क्या करना, फोर्स करना, या फिर परसुएड करना है ना, या फिर किसी बात पर बार बार जोड़ देना है ना। और ऑफर्ड क्या होता है, ऑफर देना। तो शी ऑफर्ड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है जितना इंसिस्टेड यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। बात समझना यहाँ पे, अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर इंसिस्टेड ना होता, तो हम यहाँ पर ऑफर्ड लगा सकते थे, है ना, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट उस केस में आपका ऑफर्ड हो जाता। लेकिन चूंकि इससे ज्यादा और अप्रोप्रिएट आपका इंसिस्टेड दे रखा है, तो हम क्यों ऑफर्ड को उठाएंगे, है ना। हम यहाँ पर इंसिस्टेड को उठा लेंगे। फिर आया सजेस्टेड, तो वो सजेस्ट थोड़ी करेगी कि वो बिल पे करेगी, वो तो इंसिस्ट करेगी या फिर वो बिल पे ही कर देगी, है ना। तो ये भी आपका गलत हो गया। और रिक्वेस्ट क्यों करेगी भाई, रिक्वेस्ट तो नहीं की जाती है। आप क्या ऐसे जाके रिक्वेस्ट करोगे क्या फ्रेंड्स के बीच में, अरे नहीं आज का बिल प्लीज मैं पे करूंगा, है ना। ऐसा नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, आप इंसिस्ट करते हो, अरे आई इंसिस्ट, है ना। मैं इंसिस्ट करता हूं, मैं अपने आप की बात को जो है वो फोर्स करता हूं तुम्हारी बात पर कि ये जो पेमेंट है वो मैं करूंगा, ठीक है। खैर, ये जो है आपका यहाँ पर इंसिस्टेड आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, सारी की सारी बातें जो है वो भी समझ में आ गई होंगी। एंड आज के सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अगर सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को क्या क्या करना है वो आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। यहीं पर सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच।